हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही लगनशील से बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th का जैसा कि आपको पता होगा 2026 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देने अगर आप 2026 में क्लास 10th की बिहार बोर्ड से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने आपको फिजिक्स है क्लास 10th का फिजिक्स का फिजिक्स का आपका चैप्टर 1 का टोटल पार्ट 1 में आपको 26 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में 26 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का एकदम एमवीपीआई ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, जो सारा प्रीवियस ईयर भी है। और ये है आपका पार्ट 2 वीडियो, ये है आपका पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 2 वीडियो में आपको जो है हम ये पार्ट 2 वीडियो है, और पार्ट 2 वीडियो में आपको लगभग इसमें भी 25 से 26 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो क्लास 10 का एग्जाम 2026 में देगा। ओके, तो चलिए हम बिना देर किए हुए बिना समय गंवाए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखा जाए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, किरणों के समूह को क्या किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है, या ए और बी दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किरणों के समूह को कहते हैं मेरे भाई, किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब बहुत एमवीपीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किरण पुंज होता है टोटल आपका 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है आपका समांतर किरण पुंज, या कह सकते हैं अपसारी किरण पुंज। एक में अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है आपका अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका समांतर किरण। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी, अभिसारी और समांतर, ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब बात रहा कि हम अपसारी कब कहेंगे। तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाएगी, एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई चली जाएगी। जैसे देखिए ये एक बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु से निकल करके किरण पुंज ऐसे फैलते हुए चला जाएगा। तो आप समझिएगा कौन सा किरण पुंज है, ये आपका कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। क्लियर है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर के ऐसे मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। एक ही बिंदु स्रोत पर आकर के ऐसे किरण पुंज मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। और एक लास्ट बच गया समांतर। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है इस प्रकार से। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। याद रखिए। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसका तो राइट जवाब ऑप्शन ये होगा, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, अवतल दर्पण के प्रकाश में किसी वस्तु और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। क्या ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है, कोई नहीं। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रकाश में किसी प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा। तो आवर्धन का मान की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर, तो आवर्धन का मान हमेशा अवतल दर्पण के प्रकरण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब बनेगा उस समय याद रखिएगा कि आवर्धन का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। बिल्कुल 28 का ए। जब ये आपको वास्तविक और उल्टा बोल दे, उल्टा प्रतिबिंब, तो उस समय और दर्पण अवतल है तो ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा आवर्धन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 29 नंबर है आपका। कहता है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है। अब उसी का जस्ट उल्टा बात आ गया, वहां वास्तविक कह रहा था और यहाँ कहता है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा। बताइए। तो जब अवतल दर्पण में अभी हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, जब वास्तविक बन रहा था तो वास्तविक में हमने पढ़ा कि हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर देखिए दर्पण अवतल ही है,
लेकिन अवतल के साथ साथ प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो जब आभासी बनेगा तो याद रखिएगा धनात्मक होगा, और जब वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दोनों बात को एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। याद रखिएगा क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास की अगर हम बात करेंगे तो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक, है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहता है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू होता है 1/f। याद रखिएगा यही आपका दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है, दर्पण सूत्र है। अगर लेंस सूत्र आपसे पूछा जाए तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, बस क्या लगा दीजिएगा, माइनस। यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा प्लस को हटा करके, तो आपको बन जाएगा लेंस सूत्र, ठीक है। और अगर प्लस में रहेगा तो दर्पण सूत्र, माइनस में रहेगा लेंस सूत्र। तो देखिए दर्पण सूत्र पूछ रहा है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, अर्थात इसका राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। अगर अवतल लेंस की बात करेंगे तो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा कि ए और बी दोनों होगा, बताइए। अवतल लेंस है, याद रखिएगा जब अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। लेंस के चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम अगर बात करेंगे तो अवतल लेंस के लिए जो है सो होगा माइनस, और उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, प्लस। क्लियर हुआ। आपसे अगर पूछा जाए कि किस लेंस के लिए या अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगा, तो हमेशा कहिएगा अवतल लेंस हो चाहे दर्पण, लेंस हो चाहे दर्पण हमेशा ऋणात्मक, और उत्तल के लिए पूछे तो लेंस हो चाहे दर्पण हमेशा धनात्मक, लेंस में भी और दर्पण में। उत्तल के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कहता है किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार यहाँ पर होता h डैश होता, यहाँ पर प्रिंट है h डैश होता और यहाँ पर होता h, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार h डैश और वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आवर्धन का मान क्या होता है, तो आवर्धन का मान हो जाता है आपका, आवर्धन का मान हो जाता है m बराबर हो जाता है मेरे भाई h डाइस बट्टा में h हो जाता है। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए। चलिए, और ये सारा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RKLS मैथ क्लास, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। सारा पीडीएफ वगैरह आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। और नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको यहाँ से मिल सकता है। साइंस का सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आप मैसेज कीजिए 79 77 46 26 95। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, सिर्फ 99 रुपये में आपको चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, किसी का भी सब्जेक्ट आप सिर्फ 99 रुपया में बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। जैसा कि आपको पता है फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, r/2, जहां r आपका दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 40 बट्टा में हो जाएगा 2, ये है सेंटीमीटर में, तो काटेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए कहता है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है,
45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। मुख्य अक्ष की अगर हम बात करेंगे तो दर्पण के ध्रुव पर कितना डिग्री के कोण पर झुका है, बता सकते हैं आप? तो मुख्य अक्ष की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य अक्ष बिल्कुल अभिलंब के ध्रुव पर अभिलंबवत रहता है। कैसा रहता है? अभिलंब रहता है। यानी 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 37 नंबर। क्या कहता है मेरे भाई कि तेल लगा हुआ कागज, हम पार्ट 1 वीडियो में ही बता दिए थे कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, पारभाषक होता है। तेल लगा हुआ कागज की बात करें, तेल लगा हुआ कागज की बात करें या घिसा हुआ कांच की बात करें, तेल लगा हुआ कागज की बात करें या घिसा हुआ किसकी बात करें, घिसा हुआ कांच की बात करें, ये सभी आपका क्या है? तो ये सभी के सभी आपका पारभाषक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम पारदर्शक की बात करेंगे तो जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, जैसे कि हम कहेंगे कांच, जैसे कि हम कहेंगे वायु, जैसे कि हम कहेंगे पानी, ये सभी पारदर्शक। अगर हम अपारदर्शक की बात करेंगे तो हो जाएगा पत्थर, पत्थर, ईंट, लकड़ी, ये सभी हो जाएगा अपारदर्शक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि अवतल दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण की चौड़ाई अगर हम पूछे तो अवतल दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है अवतल दर्पण का द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ होता है? तो और होता है आपका हजामती दर्पण के रूप में होता है। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सौर कुकर में होता है, सौर भट्टियों में, सौर कुकर में होता है। तो इन सारी जगह आपको जो है अवतल दर्पण का उपयोग। समतल का उपयोग हमारे घरों में होता है, हम फेस देखने के लिए करते हैं। उत्तल का उपयोग कहाँ होता है? तो मोटर कार में होता है, यानी गाड़ी वगैरह में होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में, याद रखिएगा। तो इसका फिलहाल आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्त कि टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है? समांतर, अपसरित, संसरित या सभी? उत्तर सही है, बताइए। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज निकलती है, बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 का राइट जवाब होगा संसरित प्रकाश पुंज निकलता है टॉर्च से, बिल्कुल सघन की तरह। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो कहेंगे संसरित प्रकाश पुंज, यानी ऑप्शन नंबर सी कहेंगे मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। प्रकाशिक माध्यम की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम आपका 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है? जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश तरंगे होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 43। कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख दिया जाए तो उसकी छाया कैसी होगी? लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की, पीली रंग की, बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो उसकी छाया की दोस्त बात करेंगे तो जब भी याद रखिएगा कि हरा रंग के सामने, प्रकाश के सामने, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरा रंग की छड़ी अगर हम रख देंगे तो वो हमेशा काला रंग का प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा काला बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, काला होगा। आप बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। चलिए बार बार ये क्वेश्चन आता है, देखिए। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। वक्ता केंद्र पर रखिएगा, वक्ता केंद्र के बाहर, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को आप कहाँ रखिएगा, बताइए। तो इसका राइट जवाब होगा इनमें से कोई नहीं भाई। इसका मतलब है क्या? वक्ता केंद्र पर रखेंगे, वक्ता केंद्र के बाहर रखेंगे, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे।
हम तो कहीं भी दर्पण के सामने रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है। इसका प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच जब रखेंगे हम, तो इसका जो बनेगा काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। काल्पनिक होगा और क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, फोकस कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण का फोकस कहा जाता है उसे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल का। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल का, उत्तल का, समस्त दर्पण का, इनमें से या परवलयिक दर्पण का। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के तरफ। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है, अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, या सभी उत्तर सही है, बताइए। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज होता है बिल्कुल समांतर होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो इसी के साथ हम पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास टेंथ का जो है फिजिक्स चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर 1 लगभग हम पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जो 2 वीडियो में है, बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट का वीडियो है। तो 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, जहाँ से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, और हमारा हम जो क्लास करवाए आपको कैसा लगा कमेंट में अपना विचार जरूर साझा कीजिएगा, ताकि आगे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए फिर इसी तरह का वीडियो लेकर के आ सकूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।